नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्न एस्ट्रोलॉजी डे 19 के विषय में। अब से पहले के जो वीडियोस हैं उन सब वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप एस्ट्रोलॉजी को सीखते आ रहे हैं और किस तरीके से हम इजी वे में बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हम सूत्रों के विषय में जानकारी आपको प्रदान कर रहे हैं 2-3 दिन से, 2-3 जो वीडियोस अभी हमने बनाई हैं जैसे कि डे 17, 18 इस तरीके से, तो इन वीडियोस के अंदर हम आपको कुछ एस्ट्रोलॉजी के विशेष सूत्रों के विषय में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे सूत्र हैं। एस्ट्रोलॉजी सूत्रों के ऊपर चलती है, जितने ज़्यादा सूत्र होते हैं उतना ही ज़्यादा जातक के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ साथ परंतु अभी हम आपको कुछ ऐसे सूत्रों के विषय में जानकारी दे रहे हैं जिन सूत्रों का प्रयोग हम आने वाले वीडियो में करके आपको बतलाएंगे कि जातक किस प्रकार से ग्रहों के माध्यम से सुख और दुख को प्राप्त करता है। और बर्थ चार्ट हम ऐसे जातक का लेंगे जिसके जीवन के विषय में आप भी जानते हैं, हम तो जानते ही हैं, और उसके बर्थ चार्ट को हम जब एनालिसिस करेंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि सभी कार्य ग्रहों के माध्यम से होते हैं। ग्रह जो चाहता है जातक वही करता है, वही उसके जीवन में घटित होता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम 4 सूत्रों की बात करते हैं। इस योग में चतुर्योग का इसे नाम दिया गया है। इसमें 4 योग एक साथ आते हैं जो एक ही प्लेनेट के माध्यम से देखे जाएंगे अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहला योग है अल्फा योग, दूसरा योग रहेगा सुल्फा योग, तीसरा रहेगा दुरुधरा योग और चौथा रहेगा केमद्रुम योग। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि शुरू के 3 योग अल्फा योग, सुल्फा योग और दुरुधरा योग, ये 3 योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। जिस जातक के बर्थ चार्ट में ये योग मिल जाते हैं तो उसका जीवन बहुत ही सुखद होता है, सुखमय जीवन व्यतीत करता है। परंतु जो चौथा योग है केमद्रुम योग, इसका नाम भी थोड़ा सा अजीब है। इस योग की वजह से अगर किसी जातक के चार्ट में ये योग बन जाता है तो वह उसके लिए शुभ नहीं होता है। इसके विषय में हम आगे अभी आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से ये योग बनता है और क्या इन योगों का फल होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अल्फा योग के विषय में। अल्फा योग के अंदर सूत्र कहता है कि अगर चंद्रमा से द्वादश हाउस में कोई प्लेनेट ना हो और सेकेंड हाउस में कोई भी प्लेनेट हो तो अल्फा योग बनता है। अगर मान लीजिए चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है तो यहाँ पर ये आपका 12th हाउस हुआ। अगर यहाँ पर कोई प्लेनेट नहीं है और सेकेंड हाउस में कोई प्लेनेट है तो ये यहाँ पर अल्फा योग का निर्माण करता है। ये स्थिति ऐसे भी हो सकती है चंद्रमा यहाँ पर हो तो ये द्वादश हाउस हो गया, ये सेकेंड हाउस हो गया। अगर यहाँ पर कोई प्लेनेट ये नहीं है और यहाँ पर प्लेनेट है तो भी केंद्र चंद्रमा कहीं पर भी हो, जहाँ पर चंद्रमा है, अगर चंद्रमा के पीछे 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है और चंद्रमा से आगे सेकेंड हाउस में कोई प्लेनेट है तो अल्फा योग का निर्माण होता है। जिस जातक के बर्थ चार्ट के अंदर अल्फा योग बनता है वह जातक काफ़ी सुंदर होता है। बहुत सारे लोगों की भीड़ में अगर इस जातक को खड़ा कर दिया जाए तो ये अलग सी पर्सनैलिटी लिए होगा। इसे देखने वाला व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि इस जातक के चार्ट के अंदर कुछ तो बात है, कुछ तो बात इस जातक के अंदर है, इसकी पर्सनैलिटी में है, ताकि ये अलग दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जातक काफ़ी शीलवान होता है, उत्तम वस्त्र को पहनने वाला होता है, इसके उत्तम वस्त्रों का शौक होता है। इसके साथ साथ उत्तम प्रकार के वस्त्र इसे मिलते रहते हैं, उत्तम प्रकार के वस्त्रों को ये जीवन में धारण करता है। शारीरिक स्वस्थ, इसे जल्दी से कोई रोग नहीं पकड़ता, ये डिजीज़ इसके पास नहीं आती। ये मैक्सिमम टाइम अपने जीवन का हैप्पी हेल्थ के साथ पास करता है। जीवन में कोई बड़ी बीमारी लगने का डर इसे नहीं होता है। इसके साथ साथ यह जातक अपने जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों का लाभ प्रदान करता है। सभी प्रकार की भौतिक संपत्ति इस जातक के पास होती है और यह अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। तो ये था अल्फा योग के विषय में। अब बात करेंगे सेकंड योग के विषय में जिसे सुल्फा योग कहते हैं। सुल्फा योग में बताया गया है कि यदि चंद्रमा से द्वादश हाउस में कोई ग्रह हो और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट ना हो तो सुल्फा योग बनता है। ये स्थिति यहाँ पर भी हो सकती है। अगर चंद्रमा यहाँ पर होगा तो इसके 12th हाउस में कोई प्लेनेट होगा यहाँ पर और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं होगा तो ये सुल्फा योग का निर्माण करता है। चंद्रमा जहाँ पर भी होगा, ये जो आज हम 4 योगों की बात करेंगे, ये चारों योग चंद्रमा को
लेकर के, चंद्रमा के आगे पीछे के प्लेनेट लेकर के, चंद्रमा के साथ के प्लेनेट लेकर के विश्लेषण किए जाएंगे। इसमें चंद्रमा को फोकस करना होगा। तो ये सुल्फा योग के विषय में बताता है। सुल्फा योग जिन जातकों के चार्ट में होता है उन्हें क्या फल प्रदान करता है। जातक या तो राजा होता है या राजा तुल्य जीवन वो व्यतीत करता है, राजा जैसी पर्सनैलिटी उसकी होती है। इसके साथ साथ जातक को सभी प्रकार से सम्मान प्राप्त होता है। जातक काफ़ी बुद्धिमान, काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, बुद्धि इसकी बहुत चतुर होती है। इसके साथ साथ जातक के पास सभी प्रकार के धन होते हैं, धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इसके जीवन में नहीं आती, धन का भंडार इसके पास होता है और जीवन में ये ख्याति प्राप्त करता है, ना नेम फेम इसका बना रहता है, सभी प्रकार के सुखों को ये प्राप्त करता है। तो ये था सुल्फा योग। अब बात करेंगे दुर्धरा योग के विषय में, जो कि तीसरा योग है। दुर्धरा योग में बताते हैं कि चंद्रमा से द्वादश में और सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो, दोनों में कोई ग्रह हो तो ये दुर्धरा योग का निर्माण करता है। ये योग बहुत ही उत्तम माना गया है। अगर ये योग किसी के चार्ट में बनता है, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर चंद्रमा यहाँ पर ना हो करके, यहाँ पर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप इजीली इसे समझ पाएंगे कि ये फर्स्ट हाउस है तो ये सेकंड है और ये 12th हाउस है। परंतु अगर ये चंद्रमा यहाँ पर होता तो इसके इस हाउस में और इस हाउस में, दोनों हाउस में अगर कोई प्लेनेट है तो भी दुर्धरा योग का निर्माण होता है। चंद्रमा कहीं पर भी है चार्ट के अंदर, अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है और इसके इस हाउस में और इस हाउस में, द्वादश और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट है तो दुर्धरा योग का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि ये क्या फल प्रदान करता है। जिस जातक के चार्ट के अंदर दुर्धरा योग होता है वह त्यागशील होता है, इसके साथ साथ सुखी होता है, त्याग करता है, सुखी होता है, इसके साथ साथ धनी होता है, धन पर्याप्त मात्रा में उसके पास होता है। इसे ये भी कह सकते हैं कि धन की नदी इसके पास होना, अच्छे वाहनों का सुख इस जातक को प्राप्त होता है, सारे सांसारिक सुखों का उपभोग ये जातक करता है और सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके अच्छे जीवन को ये व्यतीत कर पाता है, खुश रहता है। ये बहुत ही अच्छा योग है। इसके बाद बात करेंगे केमद्रुम योग के विषय में। केमद्रुम योग ये कोई उत्तम योग नहीं माना गया है। जिन जातकों के चार्ट में ये योग बनता है तो उनका जीवन बहुत ही कष्ट में रहता है। ऐसा चार्ट हमारे पास एक आया था, हमने उसे देखा, हमने उनके जीवन को भी, हमारे पास के ही एक जातक है जिनका चार्ट हमारे पास आया, हम उनके जीवन को काफ़ी समय से जानते थे परंतु चार्ट नहीं देखा था। जब हमारे सामने उनका चार्ट आया तो हमने उनके चार्ट के अंदर केमद्रुम योग पाया। कैसे बनता है केमद्रुम योग, इसके विषय में बताते हैं। हमने जो उनका चार्ट देखा तो उनके जीवन को तो हम जानते ही थे कि किस प्रकार का उनका जीवन जा रहा है, परंतु चार्ट देख करके इस चीज़ हमारे सामने क्लियर हो गई कि केमद्रुम योग बिल्कुल सही है। जो जिस जातक के चार्ट के अंदर केमद्रुम योग बनता है उसे कभी किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता, जीवन में मलिनता बनी रहती है, दुख बना रहता है, परेशानियां बनी रहती हैं, जीवन में आए दिन कोई ना कोई समस्या इस जातक के साथ लगी रहती है। इसलिए ये अशुभ योग, ये शुभ योग नहीं माना गया है। इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना जातक को करना पड़ता है। अब देखते हैं ये योग बनता कैसे है। सूत्र कहता है कि यदि चंद्रमा से केंद्र और द्वादश और द्वितीय में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा से द्वादश और द्वितीय में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा यहाँ पर अकेला हो तो केमद्रुम योग बनता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक्सेप्शन भी दिया गया है। अगर चंद्रमा के साथ कोई प्लेनेट हो, अगर मान लीजिए चंद्रमा के साथ कोई प्लेनेट यहाँ पर आ गया तो केमद्रुम योग खंडित हो जाता है, उसका योग नहीं बनता है। इसके साथ साथ यदि लगन से केंद्र में, ये लगन है यहाँ से 1, 4, 7, 10 भावों में, मैं लिख देता हूँ, लगन से केंद्र में, यहाँ पर सिर्फ लगन से देखा जाएगा 1, 4, 7 और 10 भावों में अगर कोई ग्रह है तो केमद्रुम योग नहीं लगता है। अगला एक्सेप्शन है कि यदि चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह हो, चंद्रमा से केंद्र में, जैसे चंद्रमा यहाँ है तो यहाँ से 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में अगर कोई प्लेनेट है, चंद्रमा कहीं पर भी है, अगर चंद्रमा यहाँ पर है तो चंद्रमा से 4th हाउस 1, 2, 3, 4 यहाँ पर कोई प्लेनेट हो, या मैं यहाँ पर लिख के ही बता देता हूँ, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है तो चंद्रमा से 4th हाउस 1, 2, 3, 4 यहाँ पर कोई प्लेनेट हो, या 4, 5, 6, 7 यहाँ पर कोई प्लेनेट हो, या 8, 9, 10 यहाँ पर कोई प्लेनेट हो, तो केमद्रुम योग नहीं बनता है। ये कंडीशन है
इन कंडीशन के माध्यम से आप देखेंगे कि केंद्रुम योग बनता है या नहीं बनता है। इसके साथ साथ हमने जिस जातक का चार्ट देखा था उस जातक के चार्ट के अंदर फर्स्ट कंडीशन वाला जो सबसे पहली कंडीशन बताई गई है ये वाली कि जातक के द्वादश और सेकंड हाउस में चंद्रमा से द्वादश और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है तो जातक के चार्ट में केंद्रुम योग लगता है। जिस जातक की हम बात कर रहे हैं उस जातक ने अपने पूरे जीवन में कोई सुख प्राप्त नहीं किया। जातक ने अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने घर के सदस्यों के लिए अपना जीवन सेवा के लिए अर्पण कर दिया। इसके साथ साथ जातक ने धन के संबंधित बहुत प्रॉब्लम फेस की, धन से रिलेटेड काफ़ी परेशानियां उसके जीवन में आई। इसके साथ साथ जीवन का जातक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा। परेशानियों में जब जातक आ जाता है तो मानसिक संतुलन उसका खुद ही बिगड़ जाता है, जो कि जातक के चार्ट में हमने देखा और हम उस जातक को जानते भी थे जिसके चार्ट के हमने एनालिसिस किया और वहाँ पर केंद्रुम योग पाया गया। जातक को कोई वैवाहिक सुख नहीं प्राप्त हुआ, जातक के कोई संतान नहीं हुई, जीवन ना कोई लग्जरी सवारी, लग्जरी वस्त्र, लग्जरी गोल्ड सिल्वर डायमंड इत्यादि फैशनेबल चीज़ें, किसी चीज़ का सुख उसे प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि जातक को उसके भाई बहनों का भी सुख प्राप्त नहीं हुआ जिनकी वजह से या जिनके लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो केंद्रुम योग होता है यह अशुभ योग होता है। इसमें जातक को सभी प्रकार से जीवन में दुखों का सामना, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। परंतु यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर किसी जातक के चार्ट के अंदर केंद्रुम योग बना है तो देखिए, योग तो जन्म के समय जो प्लेनेटरी पोजीशन है यूनिवर्स का एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, वही जीवन भर आपके विषय में बताता रहता है। परंतु ज्योतिष शास्त्र के अंदर कुछ उपाय भी बताए गए हैं। अगर ये जातक उन उपायों को कर लेता, जो उपाय है इस सूत्र से बचने के लिए, केंद्रुम योग से बचने के लिए, अगर जातक इन उपायों को करता तो वह जातक अपने जीवन में केंद्रुम योग से मिलने वाले निगेटिव रिजल्ट से काफ़ी मात्रा में बच सकता था। और देखिए, प्लेनेट तो उसे परेशानी में डालने के लिए आई ही है, सूत्र बना है, केंद्रुम योग बना है तो उसे परेशानी में डालेगा। परंतु उपाय, प्रार्थना, पूजा, सत्कर्म इत्यादि करके जातक किसी भी योग से, किसी भी परेशानी देने वाले योग से बच सकता है, क्योंकि शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि कर्म प्रधान है। ये जो सूत्र बने हैं ये तो पहले ही बने हैं, परंतु अगर जातक चाहे तो अपने कर्मों के अनुसार अपने भाग्य का लिखा तक बदल सकता है। तो उपाय करने से केंद्रुम योग का भी निवारण हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।